मॉर्निंग गाइस, हमने लास्ट टाइम अपना टॉपिक पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट। इसमें हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या है, ताकि स्मूथ वर्क हो सके कंपनी का, इसलिए हमारे को कुछ प्रिंसिपल्स जो है फॉलो करने होंगे। और ये जो 5 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट प्रिंसिपल्स ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट 5 मार्क्स के लिए, तो आप इसको ध्यान से सुनना। ये आपकी बुक्स में अवेलेबल है सेम पॉइंट्स, तो आप मेरे बस मेन पॉइंट्स सुन लो और अंडरस्टैंड कर लो कि प्रिंसिपल्स हैं क्या। तो पहला क्या है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में क्या है कि फर्म को, कंपनी को जब कंपनसेशन पॉलिसी बनाएंगे तो उनको ये ध्यान में रखना होगा कि क्या व्यूज़ हैं एम्प्लॉयर के, क्या व्यूज़ हैं एम्प्लॉयज़ के, इवन कंज्यूमर्स के, एंड कम्युनिटी की क्या व्यूज़ हैं। तो इन सब के व्यूज़ को क्या करना पड़ेगा, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा क्लासीफाई, क्लियरली डिफाइंड। क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए जो हमारी कंपनसेशन पॉलिसी है, ताकि आगे इंश्योर किया जा सके कंसिस्टेंट एप्लीकेशन और यूनिफॉर्मिटी ऑफ द पॉलिसी, जिसको हम कंपनसेशन पॉलिसी को वेज पॉलिसी भी कह सकते हैं। और यहाँ पर ये क्यों क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, ताकि कन्फ्लिक्ट्स की प्रॉब्लम ना आए एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में। देन हमारा नेक्स्ट क्या है, मैचिंग विद ओवरऑल प्लान्स। अब यहाँ पर हमारी बात कर रहे हैं हम किसकी, कि जो हमारी कंपनीज़ के ओवरऑल प्लान्स हैं उसके साथ आपकी जो कंपनसेशन पॉलिसी है उसकी रूल्स रेगुलेशन, उसकी जो भी सिस्टम है मैच करना चाहिए। मीन्स मेन प्रॉब्लम ये है कि अपोज ना करे कंपनीज़ के जो गोल ओरिएंटेड रूल्स हैं, ठीक है, जो भी पॉलिसी है वो कंपनसेशन मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ के साथ क्लैश ना हो या फिर डिसमैच ना हो, ठीक है। इट शुड बी मैचिंग विद द ओवरऑल प्लान्स ऑफ द कंपनी, इट शुड बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट है इन्फॉर्म्ड। जो हमारी कंपनसेशन पॉलिसी है वो इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए। मैनेजमेंट शुड बी इन्फॉर्म द वेज और सैलरी रिलेटेड टू पॉलिसीज टू देयर एम्प्लॉयज़। किसको इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए, वेजर्स को, जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि कंपनसेशन पॉलिसी उनके लिए क्या क्या बनाई गई हैं, ठीक है। मतलब नॉट ओवर द एक्सटेंट, जितनी नीड है उतना उनको बताया जाए। Workers should be associated in the formulation and the implementation of the wage policy, ठीक है। वो जुड़े हुए होते हैं जो भी हम वेज पॉलिसी बनाते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन से और फॉर्मुलेशन से, तो उनको बताना ज़रूरी होता है। देन नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड बेस्ड। हमारी जो प्रिंसिपल है, जो भी पॉलिसी हम बनाएंगे वो एक स्टैंडर्ड बेस्ड होनी चाहिए, कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज होने चाहिए, ठीक है, जिसको फॉलो किया जाए और उसके ऊपर ही जो है एम्प्लॉयज़ ऑथेंटिकेट करें, ठीक है। तो हमारा क्या है, ऑल सैलरी वेज रिलेटेड डिसीजंस शुड बी चेक्ड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स सेट इन एडवांस इन द वेज और सैलरी पॉलिसी। ताकि अब हमारे पास जब स्टैंडर्ड्स होंगे तभी हम चेक कर पाएंगे, इसलिए अगर हमारे पास स्टैंडर्ड बेस्ड होंगे, अगर कोई एम्प्लॉय अनसेटिस्फाइड है तो आप उसको सेटिस्फाइड कैसे करोगे अपनी कंपनसेशन पॉलिसी। अगर कोई स्टैंडर्ड फिक्स्ड होंगे उसी बेसिस पे आप उसको सेटिस्फाइड कर पाओगे, ऐसे कैसे करोगे। सो हमारे को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि वो स्टैंडर्ड बेस्ड है कि नहीं। तो आप चेक किसके अगेंस्ट करोगे, स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट करोगे कि पॉलिसीज में हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, तो आपका उससे पता चल जाएगा कि गलत है सही हो रहा है, और हम वर्कर को भी सेटिस्फाई कर पाएंगे बाय स्टैंडर्ड्स ऑफ द पॉलिसी। देन है एडिक्वेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए टू मैनेज द कंपनसेशन रिलेटेड मैटर्स। Adequate information or idea should be developed and stored for the future planning or execution. हमारे पास कंपनसेशन पॉलिसी रिलेटेड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने ये पॉलिसी किस बेस पे बनाई है, ये स्टैंडर्ड्स किस बेस पे है, या फिर आगे कोई डिबेट होती है तो आप उसको सॉल्व आउट करोगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, या फिर सफिशेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। आगे फ्यूचर प्लान में अगर हमारे को ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ हमने ये कंपनसेशन पॉलिसी बनाई थी, अगर आगे इसको चेंज करना है तो हमारे पास और पुरानी प्लानिंग फ्यूचर जो भी हमने प्लान किया था पहले वो हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रिव्यूड एंड रिवाइज पीरियडिकली। जो भी आप कंपनसेशन मैनेजमेंट
की पॉलिसी बनाते हो, जो भी आप कंपनसेशन पॉलिसी बनाते हो उसको रिवाइज और रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अब क्यों भाई ऑलवेज ज़रूरी है, क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है, वहाँ पर वेजेस आपको चेंज रेट लाने, वेजेस रेट्स में चेंज लाना है, या अदर कोई पॉलिसी आपकी फर्म की चेंज हो गई है, या हमारी एक्सटर्नल फैक्टर्स में चेंज आ गया, कोई पॉलिटिकल पॉलिसी चेंज आ गई है, तो हमारे को हमेशा रिव्यू और रिवाइज करना चाहिए। इससे एफिशिएंसी कंपनी की बनी रहती है। द कंपनी policy and program should be reviewed or revised periodically in conformity with the changing needs के साथ conformity हो सके। ओके गाइस, ये तो हमारी थी नीड्स। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस हमारा हो गया था कल, तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनसेशन की टाइप्स की बात करेंगे, जिसमें हमारे टाइप्स है 3 टाइप्स की हैं। पहले फर्स्ट ब्रॉडली 2 टाइप्स है, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। देन मॉनेटरी के 2 टाइप्स है, डायरेक्ट कंपनसेशन और इनडायरेक्ट कंपनसेशन। तो नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन की बात हम कर लेते हैं पहले। इसमें क्या है, एनी बेनिफिट बाय द एम्प्लॉय नॉट इन्वॉल्व टेंजिबल वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे को जो भी नॉन मॉनेटरी फॉर्म में जो भी कंपनसेशन मिलेगी उसमें कोई भी टेंजिबल वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात कर ली इन्होंने, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, फ्लेक्सिबल आवर्स देना, अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रोथ, ठीक है, प्रेज़ करना, रिकॉग्निशन देना। प्रेज़ कैसे, जैसे अच्छा काम किया तो उसके लिए प्रेज़ करना, टास्क इंजॉयमेंट करना उस बाय एम्प्लॉय, और फ्रेंडशिप्स अवेलेबल होना कहाँ पर, इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी क्या हमारी नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन फैसिलिटीज़ हैं। अब हम बात करते हैं, आई होप इट इज़ क्लियर। यहाँ पर एक और चीज़ क्या है, इसेंशियल फॉर द प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। हमारे को नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन इम्पॉर्टेंट होती है ताकि हम प्रोडक्टिव वर्कफोर्स इंगेज कर सकें, क्योंकि क्या होता है कि कुछ रेपुटेटिव जो भी कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको मतलब मनी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सारी चीज़ें होती है, प्रेज़, सेल्फ मोटिवेशन, वो कहाँ से आती है, ये नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन से आती है, कि उनको प्रेज़ चाहिए, जॉब सिक्योरिटी की टेंशन होती है, चाहे उनको मनी कम मिल जाए, पैसे कम मिल जाए, लेकिन जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो ये भी क्या है, नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन है, जो कंपनी के थ्रू फॉलो की जाती है बेस्ट वे ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट में। देन हमारे पास इससे क्या होगा, उनको टैलेंट मिल पाएगा, रिटेन कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे टैलेंट्स को। अब हम बात करते हैं मॉनेटरी कंपनसेशन में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट की, तो डायरेक्ट कंपनसेशन में फर्स्ट है सैलरी एंड वेज, जो सबसे कॉमन है, डायरेक्ट कंपनसेशन है ये। और ये क्या होती है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होती है, फिक्स होती है। इसमें हमारा आ जाता है सबसे पहले बेसिक पे। ठीक है, तो सैलरी एंड वेजेस से तो हम वेरी फेमिलियर हैं। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कार अलाउंस। तो कार अलाउंस कैसे, जैसे आपको पार्किंग चार्जेस फ्री कर दिए हैं, ठीक है, और या फिर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने जाने का खर्चा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हमारे कार अलाउंस में आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है हाउसिंग अलाउंस में, कि अगर आपको अपनी नेटिव प्लेस को चेंज करना पड़ रहा है, आप जहाँ एक्चुअल में रहते थे वहाँ से आपको चेंज करके दूसरी सिटी में आना पड़ रहा है अपने काम के लिए, तो वहाँ पर आप रह रहे हो तो वहाँ पर रेंट पे करना पड़ेगा, तो हाउसिंग अलाउंस बाय द मॉनेटरी कंपनसेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा डायरेक्टली। तो ये क्या है, ये भी एक टाइप का कंपनसेशन है, मॉनेटरी कंपनसेशन है, बेनिफिट्स कह सकते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, मेडिकल रीइंबर्समेंट, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, इन सब के लिए क्या है, अगर कोई भी खर्चा होता है आपका, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस पे हो रहा है, इंश्योरेंस भी कई तरह की होती हैं, वर्क के लिए, या फिर आपका एक्सीडेंट टाइप हो जाता है, अगर मतलब लेबर किसी भी वर्कर का अगर कंपनी में हो जाता है एक्सीडेंट, तो वहाँ पर क्या होता है कि उनके लिए एक क्या होती है, मेडिकल रीइंबर्स तो मिलेगी ही, और एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। देन हमारे पास आ जाता है कि लीव ट्रैवल अलाउंस, ये क्या होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, हाई लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको अलाउंस दिया जाता है
ताकि वो ट्रैवल करे और कुछ रिक्रिएशनल ट्रैवल करे, ठीक है। फिर स्पेशल अदर अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस में क्या आ जाएगा, मील के लिए आपको अलाउंस दिया जा रहा है, कमीशन के लिए दिया जा रहा है, कमीशन एज अ कमीशन अलाउंस दिया जा रहा है, फ़ोन एक्सपेंडिचर के लिए खर्चे दिए जा रहे हैं, और ट्रैवल एक्सपेंडिचर दिया जा रहा है, क्लब मेंबरशिप की फ़ी पे की जा रही है, इंश्योरेंस का अमाउंट आपका पे किया जा रहा है, फिर कंसेशनल या फिर इंश्योरेंस की मैच्योरिटी के बाद आपको अमाउंट मिलता है जो भी आपके नाम पे इंश्योरेंस करवाई है। और क्या है, कंसेशनल लोन्स, इंटरेस्ट लोन, कंसेशनल इंटरेस्ट लोन मतलब आपको कम इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड किया जा रहा है बाय द फर्म। ये भी क्या है, आपकी डायरेक्ट मॉनेटरी कंपनसेशन है। अब हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट मॉनेटरी कंपनसेशन कौन कौन सी है। लीव पॉलिसी कि ये तो मेरा हर एम्प्लॉय का राइट है कि वो एक पर्टिकुलर पीरियड में ऑफ ले, काम से ऑफ ले, पर्टिकुलर मतलब रेगुलर वर्क करता है तो। फिर और क्या है, मतलब जैसे हमारे वीकेंड्स हो गए, वही है ये। फिर हमारे पास है ओवर टाइम पॉलिसी कि अगर कोई भी वर्कर ओवर टाइम काम करता है तो अपने एग्रीमेंट की बेसिस पर वो अपनी क्या ले सके, एक्स्ट्रा पे ले सके। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सपोज़ अगर वो ओवर टाइम काम कर रहा है, वो रात के 11 बजे घर जा रहा है तो उसको आने जाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये भी ओवर टाइम पॉलिसी में आ जाएगा। फिर हमारी हॉस्पिटलाइजेशन हमारी कैसे हो जाएगा, ईयरली और रेगुलर चेकअप्स। अगर साल में मतलब कि रेगुलर चेकअप्स के लिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। और फिर क्या है हमारे पास, इंश्योरेंस। मैंने जैसे भी मैं आपको एग्जांपल देने वाली थी कि अगर किसी लेबर का वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है, बाय एक्सीडेंट की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उन इन बिटवीन जो पेमेंट है उसको मिल नहीं रही क्योंकि वो तो काम नहीं कर रहा, बट नहीं, वहाँ पर अगर आपको इंश्योरेंस अलाउंस मिलता है या इंश्योरेंस के बेसिस पे आपको इंश्योरेंस करवा दिया गया है कि अगर इन बिटवीन एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाए और ये काम ना कर पाए तभी भी उसको क्या मिले, सैलरी मिले। तो ये भी एक तरह की बेनिफिट मिलता है कंपनसेशन के अंडर। और क्या है, ट्रैवल, वही लीव ट्रैवल कि फैमिली के साथ आपको ट्रैवल पे जा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको एज अ कंपनसेशन अलाउड करते जाना, मतलब नो कोई सैलरी नहीं कट रही और आपको जाने को मिल रहा है। देन है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है, कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, हमें पता है। अब यहाँ पर आ गया हॉलीडे होम्स। हॉलीडे होम्स का मतलब क्या हो गया कि आपको गेस्ट हाउस प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे आने जाने का खर्चा पूरा, जैसे ज़्यादातर हिली एरियाज़ में जो है कंपनीज ऑफ़र करती है एम्प्लॉयज़ को हॉलीडे होम्स, ठीक है। फिर क्या है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग। सपोज़ कि अगर आपके घर में कोई रीज़न आ गया, प्रॉब्लम आ गई है, तो आप अगर रीज़नेबल रीज़न देंगे, ठीक है, तो वो आपको क्या करेंगे, थोड़े टाइम के लिए रुकने के लिए अलाउड कर देंगे, मतलब लेट आ जाओ जॉब पर, लाइक दिस। थैंक यू।